जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री के तौर पर अपना दायित्व संभाला। 15 अगस्त 1947 यह वह दिन था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के मध्य लियाकत फैक्ट संधि पर नेहरू और लियाकत जी के मध्य हस्ताक्षर हुए। इस वक्त पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस संधि का घोर विरोध किए, परंतु नेहरू जी तो अपनी जीत पर अड़े थे। नेहरू जी ने संधि को प्रस्ताव को पारित कर दिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह संधि से बहुत दुख हुआ और 1950 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वह दिन और तारीख आया 21 अक्टूबर 1951 में। यह वह दिन था जब भारतीय जनसंघ का उदय हुआ। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद विचारधारा की प्रेरक जनसंघ की स्थापना किया। जनसंघ की स्थापना में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अध्यक्ष के रूप में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी का दायित्व संभाला और महामंत्री के तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना दायित्व संभाला। 1951 में अटल जी ने जनसंघ में प्राथमिक सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण किए। उन्नीस का वो आम चुनाव, आजाद हिंदुस्तान का वो पहला आम चुनाव। जब हिंदुस्तान में पहला आम चुनाव हुआ, भारतीय जनसंघ भी नवोदित पार्टी थी। भारतीय जनसंघ ने भी चुनाव में हिस्सा लिया और महज 3 सीट पर जीत हासिल किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। 364 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई और सरकार बनाई। भारतीय जनसंघ भी इस चुनाव में हिस्सा लिया। भारतीय जनसंघ इस समय नवोदित पार्टी थी, नवनियुक्त पार्टी थी। भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीट पर विजय हासिल हुई। जनसंघ इस समय नवनियुक्त पार्टी थी। 1952 के ही आम चुनाव में कश्मीर से शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुमत हासिल करके सदन पहुंचे थे। शेख अब्दुल्ला सदन पर यह मांग रहे थे कि कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। शेख अब्दुल्ला की इस मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित करते हुए इस बिल को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अखंड भारत के प्रवर्तक थे, उन्होंने इस संधि का घोर विरोध किया, इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अखंड भारत के प्रवर्तक थे, उन्होंने यह नारा दिया कि भारत में 2 संविधान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। 11 मई 1953 को कश्मीर के लिए प्रवेश किए, जहां पर बिना परमिट के जाना वर्जित था और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के पश्चात उसे जेल में दाखिल कर दिया। जेल में ही उनके स्वास्थ्य खराब होती है। 22 जून 1953 को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वास्थ्य खराब होती है, जिसके कारण उसको अस्पताल में दाखिल किया जाता है। और 23 जून 1953 की उस सुबह जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निधन की खबर मिली। अखंड भारत के प्रवर्तक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और जनता से मिल रहे समर्थन के बल पर 11 मई 1953 को श्री मुखर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को संदेहास्पद स्थितियों में वे शहीद हो गए। 1955 का वो आम चुनाव जब जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रथम बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सरोजवती नेहरू एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव में आमना सामना। कांग्रेस की गद्दावर नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति में नए चेहरा।
अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम राजनीति में नया चेहरा और नया नाम होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी जी नए चेहरे थे। कहते हैं कि पहला निशाना सटीक हो ऐसा संभव नहीं, अटल जी के साथ ऐसा ही हुआ। पहला निशाना अटल जी का चुक रहा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के क्षेत्र में नए चेहरे थे, उसको हार का सामना करते। 1957 में पुनः चुनाव होते हैं, जिसमें जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः नामांकन दाखिल करते हैं। परंतु इस बार अटल बिहारी वाजपेयी 3 स्थानों से नामांकन दाखिल करते हैं, मथुरा, लखनऊ एवं बलराम। लेकिन मथुरा से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ करारी हार का सामना करना पड़ता है। लखनऊ से पुनीत बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, जिसमें अटल जी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। परंतु जीत हासिल हुई बलरामपुर से। बलरामपुर में हैदर अली को पराजित कर प्रथम बार संसद के मंदिर में अटल जी प्रवेश करते हैं। मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए, और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। उन्नीस सौ 62 का आम चुनाव, जब जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी बलरामपुर सीट से नामांकन दाखिल करते हैं, परंतु इस बार सामना था कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभद्रा जोशी से, जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थी। सुभद्रा जोशी बड़ा नेता, बड़ा नाम। अटल बिहारी वाजपेयी जी सुभद्रा जोशी के विरुद्ध 2000 वोटों से हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1962 का आम चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पारंपरिक सीट बलरामपुर से पुनः एक बार नामांकन दाखिल करते हैं। पुनः एक बार सुभद्रा जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी आमना सामना थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में माहौल बन चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी सुभद्रा जोशी को भारी अंतर से हराते हैं और जनसंघ की दीपक एक बार फिर से जगमगाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की चुनाव में जीत हासिल करते हैं। 1967 का समय, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के महामंत्री पद से जनसंघ के अध्यक्ष बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मात्र 43 दिन ही भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, तभी कालीकट अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए रेल यात्रा से कालीकट के लिए निकल पड़ते हैं। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां खबर मिलती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है। स्टेशन मास्टर को खंभा नंबर 1276 के पास एक शव मिलती है। नजदीक जाकर देखा गया तो वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे और शहीद हो गए एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी।
11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ, जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। पूरा देश शोकाकुल हो गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के पश्चात पार्टी को संभालने का जवाबदारी अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आ गई। 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्य किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 1975 का आपातकाल का वो दौर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो काले दिन भी देखे जब देश में आपातकाल लगा दिया गया। इतिहास के पन्ने में दर्ज यह घटना 25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लगा। आइए समझते हैं 1975 की आपातकाल की कहानी। 1971 में आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें रायबरेली सीट से जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी आमने सामने से एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़े। इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर देश में सरकार बनाती है। इधर जयप्रकाश नारायण साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट में यह मुकदमा दायर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी, सरकारी संपत्ति एवं सरकारी वाहनों का उपयोग चुनाव में उपयोग किए हैं। साक्ष्यों और सबूतों के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस जगमोहन सिन्हा निर्वाचन रद्द करने की फैसला सुनाई, परंतु कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी यथावत रहेगी, यह कहकर कोर्ट ने आदेश दिए। परंतु जयप्रकाश नारायण को यह बड़ा मुद्दा मिला कि सरकार गिर चुकी है, चुनाव कराने की आदेश हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप जयप्रकाश नारायण ने चुनाव कराने के लिए उग्र आंदोलन प्रारंभ कर दिए। जेपी के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण उग्र आंदोलन करने लगे, जिसके कारण 25 जून 1975 को अध्यादेश जारी कर देश में आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल के बाद विपक्षी पार्टी और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और उग्र हो गया। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों तक यथावत जारी रहा। लोगों के मौलिक अधिकार, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना एवं पत्रकारिता की भी आज़ादी छीन ली गई। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल 1975 के पश्चात 21 मार्च 1977 को देश में आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आपातकाल लगने के कारण इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध में माहौल बन चुका था और हुआ नतीजा ऐसे ही इंदिरा गांधी यह चुनाव हार जाती है। 30 जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उदय हुआ जनता पार्टी। जनसंघ एवं अन्य और सहयोगी पार्टी की मदद से मोरारजी की देसाई की सरगठबंधन की सरकार बनी, परंतु इस गठबंधन सरकार में सबसे ज़्यादा सांसद जनसंघ के थे। जनसंघ की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया एवं प्रधानमंत्री के रूप में 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। में वाजपेयी ने जब हिंदी में ललकारा तो दुनिया दंग रह गई। जहाँ तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है, हम ये नहीं चाहते। इस पद पर रहते हुए पूरी दुनिया में भारत की बातों को उन्होंने मजबूती से रखा। कुशल और मुखर वक्ता के रूप में अटल जी का जादू संयुक्त राष्ट्र में सर चढ़कर बोला। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है।
यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व नहीं। सत्तर में जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार तो बंद तो गई, लेकिन आपसी सामंजस्य एवं विचारधारा की मतभेद होने के कारण मात्र 3 वर्ष में जनता पार्टी एवं जनसंघ की गठबंधन की सरकार टूट गई। जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1980 में पुनः चुनाव हुए, जिस पर जनता पार्टी को मात्र 31 सीट और पुनः कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी और जनसंघ विचार विमर्श के लिए सभा बुलाई गई और यह कहा गया कि पार्टी जनसंघ और जनता पार्टी में से दोहरी सदस्यता त्याग करना होगा, जिसके फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी से अपना सदस्यता वापस ले लिया और स्वतंत्र रूप से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे।